47 साल तक एक देश का नाम अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में दर्ज रहा और अब अचानक उस नाम को उस लिस्ट से हटा दिया गया है। इसी बीच भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए मीडिएटर बनकर ईरान पहुंच चुका है। इसी दुश्मन देश के अंदर एक जनरल को इतनी ताकत मिल चुकी है जितनी वहां के इतिहास में शायद ही किसी को मिली हो। दूसरी तरफ इंडोनेशिया के जंगलों में उठता हुआ धुआं पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सांसें रोक रहा है। और आसमान में इसी हफ्ते एक ऐसा टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला है जो हमें बता सकता है कि ये यूनिवर्स आखिर किस दिशा में जा रहा है। 5 खबरें, 5 अलग कहानियां, लेकिन हर एक ये बताती है कि दुनिया में सत्ता, सुरक्षा और विज्ञान की तस्वीर इस वक्त कितनी तेजी से बदल रही है। और हाँ, अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर खबर के बाद आज हम आपको वो जरूरी सवाल भी बताएंगे जो एग्जाम हॉल में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्ल्ड अफेयर्स राउंड अप। मेरा नाम है अनवर और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड की स्पेशल वीडियो सीरीज दुनिया डिकोडेड। अमेरिका ने 24 अगस्त को एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने सीरिया को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। यह लिस्ट वही है जिसमें ईरान, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। सीरिया 1979 से यानी पूरे 47 साल से इस लिस्ट में बना हुआ था। यह फैसला यूं ही अचानक नहीं आया है। जुलाई 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को इसकी सूचना दी थी और 45 दिन के इवैल्यूएशन के बाद यह फैसला औपचारिक रूप से लागू हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका ने हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को भी अपनी ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। यह वही संगठन है जिसने दिसंबर 2024 में सीरिया के तानाशाह बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका था और अब HTS के नेता अहमद अल शरा सीरिया के राष्ट्रपति हैं। अब सवाल उठता है कि यह खबर इतनी बड़ी क्यों है। दरअसल स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म के लिस्ट से सीरिया के बाहर होने का मतलब है कि अब यहां पर आर्थिक सुधार हो पाएंगे। इतने सालों की पाबंदियों के बाद अब सीरिया में विदेशी निवेश, व्यापार और रिकंस्ट्रक्शन का रास्ता खुल सकता है। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि 14 साल के सिविल वॉर के बाद अब सीरिया धीरे धीरे मुख्यधारा में लौट रहा है। इस खबर से 2 ऐसे सवाल सामने आते हैं जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। पहला सवाल है, सीरिया को अमेरिका ने पहली बार स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म देशों की लिस्ट में कब शामिल किया था? जवाब है साल 1979। दूसरा सवाल है, सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने बशर अल असद की सरकार को हटाया था? जवाब है अहमद अल शरा। आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर मिडिल ईस्ट की जंग से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प किरदार है जिसका नाम है पाकिस्तान। फरवरी 2026 में शुरू हुई अमेरिका ईरान जंग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते को खतरे में डाल दिया था। जून में पाकिस्तान के मीडिएशन से दोनों देशों के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ जिसे इस्लामाबाद MOU कहा गया, लेकिन जुलाई में ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद यह समझौता टूट गया और अब पाकिस्तान एक बार फिर से मैदान में मीडिएशन कराने उतरा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी सोमवार को तेहरान पहुंचे और उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से मुलाकात की। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि इस बातचीत में काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिली है और कोशिश यही है कि टूटा हुआ समझौता फिर से बहाल हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुल जाए और जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हालांकि तस्वीर अभी भी उलझी हुई है, क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने साफ कहा है कि मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है। और तो और ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई की धमकी भी दे डाली है। ये खबर अपने साथ 2 जरूरी सवाल भी लेकर आई है जिन्हें आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, जून 2026 में हुए अमेरिका ईरान अंतरिम समझौते को किस नाम से जाना जाता है? जवाब है इस्लामाबाद MOU। सवाल नंबर 2 है, अमेरिका और ईरान के बीच विवाद मुख्य रूप से किस अहम समुद्री जलमार्ग को लेकर हो रहा है? जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तीसरी खबर भी पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है और ये बेहद अहम भी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 पास कर दिया है। इस एक्ट के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों पर पूरा कंट्रोल मिल चुका है।
इस नए कानून के तहत मुनीर अब किसी भी सैन्य कर्मी को रिटायर कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं या उसे खारिज भी कर सकते हैं, और यहां तक कि वो रिटायरमेंट की एज लिमिट में भी बदलाव कर सकते हैं। दरअसल पिछले साल हुए 27वें संविधान संशोधन के जरिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का एक नया पद बनाया गया था, जिसे अब इस कानून से पूरी कानूनी ताकत मिल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के इतिहास में शायद पहली बार किसी एक सैन्य अधिकारी के हाथ में तीनों सेनाओं का इतना ज्यादा कंट्रोल आया है। विपक्ष ने इस बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट भी किया। अगर भारत के नजर से देखें तो ये खबर बेहद अहम है, क्योंकि पड़ोसी देश में सेना की ये बढ़ती ताकत सीधे डेमोक्रेटिक बैलेंस और रीजनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर असर डालने वाली है। कुछ लोग तो इसे पाकिस्तान में तानाशाही की तरफ उठाया गया कदम भी मान रहे हैं। पाकिस्तान से जुड़ी इस खबर में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का पद किस संवैधानिक संशोधन से बनाया गया है? जवाब है 27वां संवैधानिक संशोधन। दूसरा क्वेश्चन है, डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 के तहत सीडीएफ की भूमिका कौन निभा रहा है? जवाब है फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी हैं। चौथी खबर एक एनवायरमेंटल क्राइसिस से जुड़ी हुई है। इंडोनेशिया के कालीमंतन यानी बोर्नियो आइलैंड के इंडोनेशियाई हिस्से में इस साल जंगल में भीषण आग लगी हुई है। इसके पीछे की वजह है इस साल का सुपर एल नीनो एक मौसमी घटना है। ये समुद्र की सतह के तापमान को बदलकर साउथ ईस्ट एशिया में सूखे की स्थिति पैदा करता है। आग लगने की घटनाओं से जुड़े आंकड़े काफी ज्यादा डराने वाले हैं। सिर्फ अगस्त के पहले 13 दिनों में इंडोनेशिया में पिछले साल के पूरे अगस्त महीने से 3 गुना ज्यादा आग की घटनाएं दर्ज हुई हैं। पश्चिम कालीमंतन सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां घना धुआं इतना गहरा हो गया है कि लोग 5 मीटर दूर तक भी साफ तौर पर नहीं देख पा रहे हैं। लोकल लोगों का कहना है कि यहां सांस लेने पर ऐसा लग रहा है जैसे सिगरेट पिया जा रहा हो। पश्चिम कालीमंतन में हर हफ्ते करीब 5000 लोग सांस से जुड़ी बीमारियों की वजह से अस्पताल पहुंच रहे हैं। यह धुआं अब सिर्फ इंडोनेशिया तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर तक पहुंच चुका है। हालात इतने खराब हैं कि मलेशियाई राजधानी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है और यहाँ सैकड़ों स्कूल बंद करने की नौबत आन पड़ी है। यह खबर इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि क्लाइमेट चेंज और अल नीनो जैसी मौसम की मार अब सिर्फ मौसम का हाल नहीं रह गई है, बल्कि ये सीधे सीधे हमारी सेहत, देश दुनिया के रिश्तों और राजनीति का मुद्दा बन चुकी है। यही वजह है कि इंडोनेशिया के पड़ोसी देश मलेशिया और ब्रुनेई इसे आसियान मंच पर उठाने की तैयारी कर रहे हैं। ये न्यूज़ दो जरूरी क्वेश्चंस लेकर आई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडोनेशिया में लगी भीषण आग से सबसे ज्यादा प्रभावित द्वीप कौन सा है? आंसर है कालीमंतन यानी बोर्नियो द्वीप का इंडोनेशियाई हिस्सा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। इस साल इंडोनेशिया में आग की तीव्रता बढ़ाने वाली मौसमी घटना का नाम क्या है? इसका आंसर है सुपर अल नीनो। आखिरी खबर साइंस और स्पेस की दुनिया से जुड़ी हुई है। इस खबर को सुनकर आपको गर्व भी होगा और हैरानी भी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपना बड़ा स्पेस टेलीस्कोप यानी नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप 30 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है। इस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग तय समय से करीब 9 महीने पहले होने वाली है। इस टेलीस्कोप का शीशा भले ही हबल टेलीस्कोप जितना बड़ा है, लेकिन इसका कैमरा हबल से एक बार में 100 गुना बड़ा आसमान देख सकता है। यानी जो काम हबल को 100 बार में करना पड़ता था, उसे रोमन स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ एक ही बार में कर देगा। इसका मेन मकसद है 2 अरब से ज्यादा गैलेक्सी का नक्शा तैयार करना, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों से पर्दा उठाना और एक खास टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर करीब 1 लाख नए ग्रहों को ढूंढ निकालना। ये टेलीस्कोप फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट पर सवार होकर स्पेस में जाएगा और धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर L2 नाम के बिंदु पर पहुंचेगा। ये वही जगह है जहां अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप भी मौजूद है। इसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें मदर ऑफ द हबल टेलीस्कोप कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हबल टेलीस्कोप को मंजूरी दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ये मिशन इसलिए बड़ा है क्योंकि हमें यूनिवर्स के विस्तार, उसके भविष्य और उसमें मौजूद बाकी दुनियाओं को समझने के सबसे करीब ले जा सकता है। स्पेस से जुड़ी ये खबर एग्जाम के लिए 2 जरूरी सवाल लेकर भी आई है। पहला सवाल है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है? जवाब है स्पेसएक्स का फॉल्कन हैवी रॉकेट। दूसरा सवाल है, ये टेलीस्कोप मुख्य रूप से यूनिवर्स के किन 2 बड़े रहस्यों की स्टडी करने वाला है? जवाब है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर।
तो ये थी वो 5 ज़रूरी खबरें जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वाशिंगटन से लेकर दमिश्क तक, तेहरान से लेकर इस्लामाबाद तक, कालीबंतन के जलते जंगलों से लेकर स्पेस में झांकने वाले नए टेलीस्कोप तक, आज की दुनिया में एक साथ कई मोर्चों पर चीजें बदल रही हैं। और अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का सवाल है, क्या पाकिस्तान का मीडिएटर के तौर पर बदलता रीजनल रोल भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, या फिर ये सिर्फ उसकी अंदरूनी मजबूरी है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।